नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नए चेहरों पर मुहर मंत्री बनने की हो। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में संगठन स्तर पर काम चल रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली चल रहे हैं। वही भाजपा नेताओं का कहना है कि हाईकमान से भी इस संबंध में हरी झंडी मिल चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल के साथ ही जल्द ही दायित्वों का भी बंटवारा किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली में भी हाईकमान की बैठक हो चुकी है। बैठक में 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व बांटने पर सहमति बनी है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दायित्वों का बंटवारा कर चुके हैं। वही अब माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। पार्टी के भीतर भारी असंतोष है। असंतोष को कम करने के लिए बातें कही जा रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी को बचाने के कवाद में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा होगा या फिर सिर्फ ये एक शगुफा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि होमवर्क कर लिया गया है, हाईकमान से मिलते ही अनुमति मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में काफी सीटें खाली है, जरूरी नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। देखिए, भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। 2.5 साल मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण किए हो गया है और उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं साल भर तक, तब भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था। आज भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिरफुटबल है और ये तय नहीं कर पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर पा रहे कि किसको मंत्री बनाएं। लंबी फहरिस्त है, वरिष्ठतम लोग हैं, कुछ को लाना चाहते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की मर्जी का मंत्रिमंडल नहीं है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के ऊपर थोपा गया है और जहाँ भी देखो मुख्यमंत्री अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी दबाव में हैं। चर्चाएं हो रही हैं, क्या लगता है 2 साल बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसका क्या भैया क्यों गलती करेंगे मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल विस्तार की? जब तक ये अंगूर पेड़ पर लटके हुए हैं तब तक सब देखे हुए हैं, और जिस दिन ये अंगूर किसी के झोली में आ जाएंगे तो फिर देखिए आप भाजपा में कितनी लठम लठ होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक आर्ट डेवलप कर दिया कि कुछ पदों को खाली रखो और भरे भी जाएंगे तो देखिएगा अब 1-2 हो सकता है इस दबाव को टालने के लिए। लेकिन अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना, और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियाँ होंगी और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के काम करने के साथ साथ में वो विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नियुक्ति किए जाने के बाद सरकार को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, उनकी योग्यता का लाभ मिलेगा, और जो पार्टी में कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं
उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का, योग्यताओं का उपयोग सरकार में किया जा रहा है। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनोज ध्यानी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलियाल जी, क्या लगता है इस बार नए चेहरों को जगह मिलेगी? इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने की बात कही जा रही है, क्या वाकई हो पाएगा लगता है? जो भारतीय जनता पार्टी का मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो लगभग बदल चुकी है, क्योंकि हमने त्रिवेंद्र काल में भी देखा कि उन्होंने जो पूरे मंत्री इंतजार करते रहे कि शायद ये जो 2-3 वैकेंसी रह रखी हैं वो उनमें कहीं नंबर आएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये इस धामी मंत्रालय में भी वही स्थिति है, क्योंकि अभी जो हरीश रावत जी का जो बोलना था वो बहुत बड़े अनुभव के साथ उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बना दिए तो ये गृह युद्ध भारतीय जनता पार्टी के अंदर छिड़ जाएगा। जहां तक जनता का सवाल है तो सरकार जन उन्मुखी है ही नहीं, इसलिए जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह का आजकल एक कार्य प्रणाली बन गई है, मंत्री जी होंगे, मंत्री जी के नेताजी के कार्यकर्ता होंगे, और वो कार्यकर्ताओं की डकैती फौज जब मंत्री बन जाता है आदमी, उनके लिए एक बड़ा भारी रोजगार का साधन बन जाता है। और जो अभी भाजपा के जो कहा कि मैं ऊर्जा भर जाती है जब आएगा, एक इस छोटे से राज्य में एक बहुत बड़ी महामारी है। इस महामारी के तहत जो चूसने वाले, खून चूसने वाली जोंक हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। गरीब राज्य है, इसके अपने संसाधन बहुत सीमित रह गए हैं, क्योंकि सरकार ने कोई भी कमाऊ का संसाधनों को प्रयोग न करके पूरे उत्तराखंड की सरकार को केंद्र आश्रित बन गया। जिस तरह से केंद्र आश्रित 5 किलो राशन में हमारी जनता है, उसी तरह से हमारी जो राज्य सरकार है वो भी केंद्र आधारित बन गई है। जो केंद्र पोषित पैसा इनको मिलेगा उसी की बदरबाट करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमने देखा कि बड़ी जोर से बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार की हम कोई बात करता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे या तुम्हारे सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम्हारे उद्यान में भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम्हारे नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस समय मालूम नहीं क्यों सांप सूंघ जाता है इनको। कैसे अखबारों की सुर्खियों में देखिए आप, इनका जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस तरह से जिस तरह से जनता को धोखे में रखकर शासन कर रहे हैं, तो वो निंदनीय है। और उसको निश्चित रूप से जिस दिन जनता इस बात को समझेगी तो इनकी वही स्थिति होगी कि सड़कों में दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे लोग इनको, क्योंकि ये लोग जनता की जो भावनाएं हैं उनको दरकिनार करते हुए केवल अपने केंद्रीय नेताओं मठाधीशों के आश्रित चल रहे हैं। और इनकी जो मुख्यमंत्री जी भी हैं, अभी कह रहे थे साहब इनके मुताबिक लोगों का मंत्रिमंडल में आना, निश्चित रूप से जो केंद्र तय करेगा वो मंत्री होंगे, और केंद्र अभी उस बोझ को क्यों इस राज्य में एक एक्स्ट्रा बोझ डालना है, शायद इसलिए इतने 2-2.5 साल से नहीं बने, आगे भी नहीं बनेंगे, तो कोई बड़ा नुकसान इस राज्य को नहीं होने वाला, बल्कि बचत होगी, क्योंकि ये लोग ठोकते हैं उत्तराखंड के जनता के पैसों को, धन पे ऐसो आराम करेंगे, उड़ेंगे, इधर उधर खर्च करेंगे, और बहुत ही बर्बादी की स्थिति में इस राज्य को पहुंचाने के सारे ये लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, हिंदवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है गिरिराज जी आपका भी, और जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, आपका भी जपेंद्र जी स्वागत है। गिरिराज जी, क्यों लगता है कि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएगी? अगर उनकी मंशा है, अगर धामी जी कह रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, तो इसमें कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है, और कांग्रेस को क्यों नहीं लगता कि मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा? ये सिर्फ महज शगुफा है। देख लीजिए, अगर स्पीकर ऑन करके बात करनी तो कर लेंगे। हेलो, हाँ जी गिरिराज जी, आवाज आ रही है क्या आपको? अगर स्पीकर ऑन करके बात करनी
नहीं। ठीक है, गिरिराज जी की आवाज को प्लीज फिक्स करिए, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। कुंवर जपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं तब तक। जपेंद्र जी जरा बताइए, विपक्ष को लगता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है, हर कोई बताना चाहता है कि भाई हम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के खास हैं, इस तरीके की छवि, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं, वो क्या मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे? पहले तो आप सबको और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत शुभकामनाएं आपको। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के अंदर मर्यादाएं हैं, हमारा संविधान है और उस संविधान के अंतर्गत ही सरकार भी काम करती है और सिस्टम भी काम करता है। अगर कुछ मंत्री बनाए जाने हैं तो बनाए जाएंगे और कुछ लोगों को सम्मान दिया जाना है तो दिया जाएगा। भाजपा कुछ अलग करने नहीं जा रही है। जो भी मौके की सरकार होती है वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता है, पर देश के अंदर विकास को गति देने के लिए अनेकों तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये सभी सरकारें करती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अगर करे तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के सुझाव क्या हैं, विपक्ष का अपने प्रदेश के हित के लिए क्या किस तरह से अपना सहयोग दे सकता है, ये एक नई परंपरा जरूर इस प्रदेश में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम सब उनकी सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश का विकास किया। जनता ने उन्हें कितना पसंद किया कितना नापसंद किया ये नतीजों ने साफ कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और हमारे आगे बहुत बड़ा एक टारगेट है कि 25वीं वर्षगांठ बहुत जल्दी 2025 में, अगले साल 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। तो ये चैलेंज भी था और उस चैलेंज को युवा मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट करा है और भरोसा दिया है उत्तराखंड की जनता को कि 25वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे तो देश के अंदर उत्तराखंड एक अग्रणीय राज्यों की पंक्ति में शुमार खड़ा हुआ पाएंगे देशवासी भी और उत्तराखंड वासी भी, और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और हमें पूरा यकीन है कि हम कामयाब। नहीं, देखिए आपने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इतना ही गंभीर होते तो अब तक हो चुका होता ना मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री को ये 2-3 एक्स्ट्रा पद लेके नहीं चलना पड़ रहा होता। गंभीरता या ना गंभीरता वाली कोई स्थिति नहीं होती है, किसी एक का निर्णय नहीं होता, ये संगठन का निर्णय होता है, केंद्र का निर्णय होता है और एक भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है और इसमें कैडर का और नीचे से एक एक वोटर की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन सब चयन प्रक्रियाओं के बाद ही जो नाम तय होते हैं उन नामों को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, जिसका शायद अब समय बहुत करीब आ गया है और बहुत जल्द ही ये सब घोषणाएं होंगी और हम सब उसके ऊपर फिर बाद में फिर एक बार चर्चा करें। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, एम आई ऑडिबल? यशी जी, जी यशी जी। मेरा प्रश्न था कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएगी या मंशा नहीं साफ है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया हम उसके तहत काम कर रहे हैं और ऐसा होगा। यशी जी जी, भाजपा को उत्तराखंड में शासित हुए 22 में चुनाव हुए, प्रदेश में भाजपा शासित हुई, मानक ये कहते हैं कि सरकार में 12 मंत्री होने चाहिए, कैबिनेट। आज जो स्थिति है 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके पास हैं और एक स्वयं में मुख्यमंत्री कई विभागों को लिए हुए हैं। अब यशी जी आप स्वयं सोचिए कि अगर मानक 12 के हैं, 4 अगर रिक्तियां चल रही हैं और 2.5 वर्ष लगभग बीत चुके हैं, सरकार का 2.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो आप स्वयं सोचिए। आप एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि यशी जी एक फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई टीचर है, प्रोफेसर है, उसको आप बोलते हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ाओ,
साथ में बायो पढ़ाओ, साथ में मैथमेटिक्स पढ़ाओ। अब आप स्वयं सोचिए, कई कई विभागों को लिए हुए इनके मंत्री हैं। एक एक मंत्री के पास 10-10, 12-12 मंत्रालय है, इन्होंने जो थोपे हुए विभाग है। एक एक मंत्री के पास 10 और 12 विभाग है। अब आप स्वयं सोचिए, और आज स्थितियां ये हैं कि मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया जो है धामी साहब, वो अपने कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड पूछते हैं, उनसे पूछते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की और समूचे उत्तराखंड में जो आपके मंत्रालय जो काम किया है अपने अपने मंत्रालय से आपने उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। आज तक कोई भी मंत्री भाजपा के शासनकाल का, ये 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल इनका बीता है, 2 और 2.5 वर्ष का, ये अभी तक कोई अपनी रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि रिपोर्ट आइए तब रिपोर्ट कार्ड अपना बताएंगे जब स्वयं में यशी जी इन्होंने कुछ काम किया हो। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता जपिंदर जी को, वो कह रहे थे कि 25 में अग्रणीय राज्य की तरफ हम लोग जाएंगे, हम इस सूबे को, उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य का वाकई जो है पहले पायदान पे हम इसको पाएंगे। आप स्वयं सोचिए यशी जी, ये भाषण पे भाषण, इनकी स्पीचेज पे स्पीचेज होती है इनकी लीडरशिप की, लेकिन आज स्थितियां ग्राउंड पे ये है कि प्रदेश विकास शून्य की स्थिति में है। सुनिएगा, आज स्टेट प्लान से अगर 12 और 17 के बीच में हम लोग पारंपरिक खेती की बात करते थे और किसान को जो पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र में किसान जो पारंपरिक खेती जो हमने उस समय 12 और 17 के बीच में खरीद मूल्य तय किए थे ताकि वाकई समृद्धि की ओर वो किसान जाए पहाड़ का, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र समृद्ध हो, पर्वतीय क्षेत्र फाइनेंशियली वहां का जो किसान है, वहां जो युवा है वो अपने आप को साउंड महसूस करे फाइनेंशियली, वाकई इस वजह से इस पृथक राज्य को मांगा गया था। यशवी जी, गिरिराज जी, मैं आपकी बात को आगे सुनूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं वापस आती हूँ, उसके बाद मनोज ध्यानी जी का रुख करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं नए चेहरों पर मुहर, मंत्री बनने की होड़। आज इसी पर चर्चा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस पर बयान दिया है और कहा कि जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। हालांकि विपक्षी दल इसे महज एक सी गुफा बता रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए मनोज ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक मंत्री के पास बहुत सारे पद हैं, एक मंत्री के पास बहुत सारे पद हैं, जिसकी वजह से काम जो है वो डिले भी होता है, प्लस ठीक तरीके से भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है तो आपको नहीं पता कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किस पर काम करना है, और इसकी वजह से अस्थिरता जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। विपक्षी दल कह रहा है असंतोष की स्थिति है, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, गुटबाजियां इतनी हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि नहीं, इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की गई हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के और आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये नियमन कहाँ से बना है वर्तमान में। थोड़ा अगर हम इतिहास में डालें तो आज़ादी के बाद भारत में जो पहला मंत्रिमंडल था प्रधानमंत्री नेहरू जी का, उसके आकार जो है 15 सदस्य उसमें थे और बहुत छोटा था और इफेक्टिव डिसीजंस उसने लिए। और लेकिन बाद में जब गठबंधनों की सरकारें आई, मोर्चा की सरकारें आई, तमाम जो बाध्यता होती है उसके चलते मंत्रिमंडलों का आकार जो है राज्यों में भी और केंद्र में भी बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो दायित्वधारी है उनके भी बहुत डिमांड्स
बढ़ी हैं और उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत निगमों में और उचित प्रतिष्ठानों में बिठा दिया जाता है। तो ये सेटिंग गेटिंग का गेम राजनीति में चलता रहता है। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय 91 अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें 1900 अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में कुछ चीजें निर्दिष्ट की। अब चूंकि हम राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया 15% का फिक्स कर दिया कि 15% जो मंत्री, जो विधानमंडल का जो आकार है उसके 15% मंत्री रखे जा सकते हैं। और ये प्रीरोगेटिव केंद्र में प्रधानमंत्री जी का होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का होता है, वो जिसे चाहें उसे रखें। लेकिन ये जो 15% है, कुछ राज्यों को जैसे सिक्किम और गोवा जिनकी संख्या कम है, उनके दृष्टिकोण को देखते हुए इसमें मिनिमम 12 की एक रेड लाइन खींच दी कि 12 कम से कम हो, क्योंकि अगर वो 15% का हो तो वहां आकार कम हो जाएगा। बड़े मंत्रिमंडल को लोकतांत्रिक कहा जाता है, लेकिन जो प्रबंधन की दृष्टि से जैसे हम लोग संस्थाओं में या तमाम जो बैठकें होती हैं उसमें एक सब्जेक्ट आता है कोरम, कि मिनिमम इतना कोरम होना चाहिए। तो बड़ा मंत्रिमंडल का आकार डिसीजन मेकिंग में बाधाएं ला सकता है, ऐसा माना जाता है। और स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस की फिलॉसफी जो है वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर नजर आती है कि स्मॉल बट इफेक्टिव गवर्नेंस का मॉडल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि राजनीति में तमाम विभिन्न तबके हैं, जात पात के वर्ग हैं, अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व देना होता है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स को ये प्रेशर जो है लगातार जो भी मुख्यमंत्री के पद पे रहता है उसके ऊपर ये बना रहता है। और इस चुनौती का सामना प्रत्येक मुख्यमंत्रियों ने किया। और माननीय नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे तो लाल बत्तियों की एक पूरी जमात खड़ी हो गई थी। और मुझे याद है कि कांग्रेस कार्यालय में एक मंत्री तो बाकायदा अपने सर पे लाल रेड जो है वो पहन कर आ गए थे कांग्रेस दफ्तर में, और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और हरीश रावत जी के बिल्कुल बहुत नजदीकी हैं, अभी भी बड़े छटपटाते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो बड़ी संख्या में लाल बत्तियों की जो होड़ रहती है, या मंत्री पद पाने की लालसा रहती है, या निगमों में अपने स्थान प्राप्त करने की रहती है, ये राजनीति लोकतांत्रिक तो है, लेकिन लोकतंत्र से ज्यादा आर्थिक रूप से अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत नुकसानदायक होती है, बहुत भार पैदा करती है। और ऑलरेडी आप देखिए कि बहुत बड़ा एक्सचेकर जो है हमारे ऊपर बर्डन रहता है, वो बर्डन बढ़ जाता है। और मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे न्यायालय प्राधिकरणों के लोगों को जानता हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, मंत्री जो सरकार के हैं उनके अगर 4-4 विभाग हैं तो उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, उनके पास चारों विभागों के उन्होंने नौकर चाकर रखे हुए हैं। मतलब इट्स ए बेसिकली लूट। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग बड़े। मनोज जी आप वापस आएंगे, ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं नए चेहरों पर मुहर, मंत्री बनने की होड़, चर्चा इसी पर। जपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी, यहाँ पर अभी आपने गिरिराज जी को सुना, आपने खुद कहा कि हम 2025 में अग्रणी राज्यों में खड़े होंगे, और जो स्थिति है उसको देखकर लगता नहीं कि 2025 में हम अग्रणी राज्यों में पहुंच पाएंगे, जैसा कि अभी गिरिराज जी कह रहे थे।
साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ये सभी चाहते हैं और हो जाए ये बेहतर है। देश जनता के लिए भी उत्तराखंड की जनता के लिए भी काफी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से विभागों की अनदेखियां हो रही हैं या काम नहीं हो पा रहे हैं, काम प्रभावित हो रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है इस वक्त। पहले तो सवाल गिरिराज जी का नहीं है। गिरिराज जी के शासक पूरी कांग्रेस ही ऐसे मानती है। अगर ऐसे नहीं मानेगी तो फिर इनका तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम ना किया होता तो उत्तराखंड की जनता एक बार फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों चुनती, सबसे पहले तो ये सब। हाँ, हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से आप कुछ चीजों से संतुष्ट ना हो, क्योंकि आपको होना भी नहीं चाहिए। अगर आप सरकार के अच्छे कामों से संतुष्ट हो जाएंगे, आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो आप तो पहले ही राजनीतिक संकट में, ऊपर से आपका राजनीतिक संकट और गहरा जाएगा। तो राजनीति के लिए ये सारी चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि आप लोग हाँ, गिरिराज जी 10 सेकंड। लेकिन उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, कि निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से दोबारा गिरिराज जी जवाब दीजिए, समर्थन दिया है, उत्तराखंड की जनता के अनुरूप ही सरकार और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अब इसमें राजनीति करने वालों की जपिंदर भाई रखती है, पर इतना नहीं रखती कि जपेन जी रुक जाइए, जरा रुक जाइए, सुन लीजिए 1 मिनट। यशी जी कुंवर जपिंदर जी से आप पूछे कि आप अभी बाय इलेक्शन हारे हैं, आप मंगलौर हारे हैं, आपने विधानसभा सीट बद्रीनाथ से भी हारी है। सुनिएगा, निरंतर बढ़ाया जा रहा है, तो 25वीं वर्षगांठ मनाने से पहले दो विधानसभाओं में जवाबदेही हमारी विधानसभाओं में ये लोग जवाबदेही के प्रति समर्पित है और वो करके दिखाएंगे जो कहा है। अब बोलिए, अब सुनते हैं आप। यशी जी गिरिराज जी अगर कांग्रेस पार्टी आज अगर कांग्रेस पार्टी यशी जी उत्तराखंड में ये कहती है विपक्ष में रहते हुए कि सरकार का मंत्रिमंडल पूर्णता की तरफ जाना चाहिए, अगर 12 मंत्री चाहिए तो जनमानस जो उत्तराखंड का है वो अगर सरवाइव कर रहा है, वाकई जो 4 रिक्तियां हैं, आप सोचिए अगर 2.5 वर्षों से वो रिक्त पड़े हुए पद और एक्स्ट्रा बर्डन पे बर्डन आपने मंत्रियों को दिया हुआ है, और यशी जी मंत्रियों की स्थितियां ये हैं कि इनके समस्त मंत्री लग्जरी लाइफ जी रहे हैं देहरादून में रहते हुए। सुनिएगा, अपने अपने विभाग, जितने विभाग इनके पास हैं, आज अगर मैंने बात रखी कि अगर प्रदेश के मुखिया उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं मंत्रियों से, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स से, तो वो रिपोर्ट देने की, रिपोर्ट कार्ड दिखाने की स्थिति में नहीं है मुखिया को, मुख्यमंत्री को। अब आप स्वयं सोचिए, आज इनकी स्पीचेज है, आज जो आखिरी पायदान पे ग्रामीण बैठा हुआ है, उसकी मूलभूत उसकी जो सुविधाएं हैं वो उसको नहीं मिल पा रही हैं, उससे वंचित है वो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे उसके बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे वाकई आज जो युवा जो वाकई आज बेरोजगारी चरम पे है पर्वतीय क्षेत्र में। आज यशी जी इस बात की तरफ इसलिए इशारा और इसलिए ध्यान जा रहा है विपक्ष का, कांग्रेस का, कि आप लोगों के सिर फुटवल की वजह से, और यशी जी भी 3-4 दिन की जो इनकी लीडरशिप ने मंत्रणा की है, इनकी टॉप लीडरशिप ने, आप स्वयं सोचिए, वाकई हम लोग कांग्रेस पार्टी भी आशान्वित थी कि ये लोग 4 जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, ये मंत्रिमंडल का वाकई ये ओथ दिलवाएंगे 1-2 दिन के अंदर अपने मंत्रियों को, 4 मंत्रियों को। लेकिन इनके आपस में जो सिर फुटवल है, इनके आपस में जो अंतर कलह है पार्टी के अंदर भाजपा में, निश्चित रूप से जनता जो जनमानस है उत्तराखंड का वो सरवाइव कर रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। यशी जी ठीक है, जपेंद्र जी, हरीश रावत जी ने शायद पिछले साल ये वक्तव्य दिया था, जो मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें पिछले साल भी आ रही थी, पिछले 2 साल से तो मैं सुन रही हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, हालांकि अभी तक हो नहीं पाया। फिलहाल
अगर हम हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत जी ने पिछले साल ये बात कही थी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार करके तो देखें, ये जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे वैसे ही इनकी सरकार गिर जाएगी। ये पिछले साल का उनका वक्तव्य है और उन्होंने कहा था कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही नहीं सकते, ये करेंगे इनके मंत्री इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। यशी जी, हरीश रावत जी को ये सोचने का अधिकार है, क्योंकि वो जिस दल से संबंधित है वहां सरकारें ऐसी ही गिरी हैं, आज तक ऐसी ही गिरती रहेंगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। हरीश रावत जी का आकलन थोड़ा सा गलत हो गया, और अगर इतने अच्छा उनका राजनीतिक आकलन होता तो इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन ना लगता। उन्हें जब सरकार चलाने का मौका मिला तो वो कामयाबी से सरकार, उनका सोचना अपनी जगह ठीक है, हम बहुत सम्मानित नेता हैं उत्तराखंड के, हम जबिंदर जी, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार की बहाली भी हुई है, सुनिएगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही सरकारें गिरती रही हैं, ऐसे ही वहां पे जो है आपस में झगड़े होते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भी यही है, हमारे ये साथी भी यही है, और हमारे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद होगा, सरकार की बहाली भी हुई है कोर्ट से, में होगा। ये भी इनको बोलिए जपिंदर जी को। जपेन जी, ये बात तो सही है कि राष्ट्रपति शासन के बाद सरकार की बहाली भी तो हुई। बहाली किन हालात में हुई और उस बहाली के बाद क्या हुआ, क्या क्या आपके वहां पे रिकॉर्डिंग्स आई बाहर, वो कितना उस प्रदेश की छिछालेदार हुई, तो ये भी तो एक चिंतनीय है ना। हम उस पर हम सब लोग बात ही नहीं। अब आप सोचिए, अब आप भाजपा के नेतागण प्रवक्तागण यशी जी कांग्रेस कोर्ट का जो फैसला है उसको भी कह रहे हैं कि हालात में हुई है। सोचिए, तरक्की की ओर बढ़ते हुए राज्य का, चलिए ठीक है, पीसी थपलियाल जी, वासियों के अधिकारों का किस लेवल पर जाके हनन कर। पीसी थपलियाल जी, उम्मीद है कि इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं। देखो, नए चेहरे पुराने चेहरे इसमें कोई खुशी नहीं, क्योंकि वही ग्रुप है जो हमारे 24 साल से सामने आता जा रहा है। और ताश की पत्तों की तरह मुख्यमंत्री कांग्रेस भी बदल रही है और भाजपा भी बदलती है। दीगर बात है कि कांग्रेस का एक पीरियड 5 साल का तिवारी जी ने बिल्कुल बिना बदले हुए किया है, इसके लिए वे हमेशा उनका अनुभव इसका कारण था। लेकिन जो अनुभव हमारे खंडूरी जी के पास भी था, जो शुरुआत में हमारे 2007 से जो 2012 तक में पीरियड में मुख्यमंत्री रहे, दीगर बात है कि उनको भी बदला गया। लेकिन वे जब मंत्रालय में चलाते थे और हर मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड का दिन बताते थे, तो मैंने देखा था उस समय कि सचिवों को और कंसर्न मंत्री को भी पसीना आ जाता था। लेकिन अब जो लीडरशिप धीरे धीरे बच्चों का मंत्रिमंडल बन चुका है, अनुभवहीन लोगों का मंत्रिमंडल बन चुका है, और उसमें क्या हो रहा है कि उन लोग, यही तो कारण है कि मंत्री अपने रिपोर्ट नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री अन्य किसी विभाग में इंटरफेरेंस खूब करते हैं। हमने देखा, चाहे वन विभाग हो, चाहे पर्यटन हो, पर्यटन में पर्यटन मंत्री कई बार बोलते हैं कि मेरे को पूछा ही नहीं जाता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अटल जी का, जिन्होंने 2 कानून ऐसे बनाए थे। एक दल बदलू कानून पे उन्होंने अंकुश लगाया था, जिसकी पूरी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है, इस राज्य में भी तोड़ी है। लेकिन दूसरा जो था कि जहां सीमित मंत्रिमंडल, बिकॉज ये नहीं है कि जितने विभाग हैं उतने मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये निश्चित रूप से मंत्रियों का काम वो भी नहीं है कार्यपालिका की तर्ज में, उनका एक वॉच डॉग के रूप में है। अगर किसी को 10 विभाग भी दिए जाए वो कर सकता है, अगर योग्य नेता हो, योग्य नेता। अरे उतना खर्चा भी तो है, और उत्तराखंड आपको लगता है उतना बेयर कर पाएगा उतना खर्चा? यहाँ जितने मंत्री हैं, जितने विभाग हैं, उतनी गाड़ियां लेके चल रहे हैं, उतना उन्होंने बंगले ले रखे हैं। मैडम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने ये मुद्दा उठाया था कि साहब कम में, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर और कम मंत्री रखें तो सरकार, क्योंकि आजकल व्यवसाय बन गया इन नेताओं का मंत्रालय। ये लोग ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते ना थपलियाल जी। अब ये तो जो है सो है जी, इसका हम क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार, जनता सफर कर रही है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इसको लेकर मुझे भी कई बार लगता है कि इन सब चीजों पर थोड़ा सा लगाम कंट्रोल होना चाहिए। अभी बीच में मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि चाहे जितने विभाग हो, मंत्रियों को अपनी गाड़ियां कम कर देनी चाहिए, तमाम चीजें हुई थी, उनके एक्सपेंसेस पर रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के एक्सपेंसेस पर रोक लगाओ। मुख्यमंत्री जी खुद ही उसको अमल में ले आए हो तो बात अलग है। मैडम, मुख्यमंत्री खुद उदाहरण पेश नहीं कर रहा है, खुद हवाई कटर में इधर उधर भागता फिर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जा रहा है, जहां नहीं बोला जा रहा है आप कहां जा रहे हैं, हम दिल्ली में। लेकिन थपलियाल जी, ये अप्रिशिएट तो आपको मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी हर जगह पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जनता से इतना इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यशी जी, थपलियाल जी को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए गिरिराज जी, जो मुख्यमंत्री निवास से बाहर ही ना निकले। अब थपलियाल जी सच्ची बात नहीं बताते। ठीक है, गिरिराज जी की टिप्पणी। गिरिराज जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद ध्यानी जी आपके पास आती हूँ मैं तुरंत। गिरिराज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। यशी जी, अगर भाजपा ये कह रही है कि 25 में हम लोग अग्रणीय राज्य का दर्जा जो है उत्तराखंड को दिलवाएंगे, नंबर 1 के पायदान पे उत्तराखंड में हम लोग उत्तराखंड राज्य को लाएंगे। आज आप देखिएगा, अभी जो बात हो रही थी, अभी जो थपलियाल जी ने बात उठाई है यशी जी, वाकई एक बात माननी पड़ेगी भाजपा में कि भाजपा के जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विधायकगण हैं, अगर ये आपदा ग्रस्त क्षेत्र में भी अगर ये गए हैं तो सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाने के लिए गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको यशी जी, निश्चित रूप से आज अगर ये कहीं ग्राउंड जीरो पे भी पहुंचे हैं तो सिर्फ जो स्थितियां हैं, ये वहां की जो पीड़ा है, जनमानस जो दंश झेल रहा था आपदा का, वाकई वहां इनको इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए जाना चाहिए था, इनके जितने भी मंत्रीगण है, विधायकगण है। लेकिन ये सिर्फ ये जो पार्टी है, ये जुमलेबाजों की फौज है। अरे वनों में इतनी आग लग गई, वन मंत्री का ही नजर ही नहीं आया। वन मंत्री तो मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड का वन मंत्री कौन है, भाई पता चल जाए जरा। यशी जी सुनिएगा, मेरी पूरी बात नहीं हुई अभी। यशी जी सुनिएगा, आज तक स्टेट प्लान से कोई भी प्रोग्राम इनका पर्वतीय क्षेत्र में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कार्यान्वयन की तरफ नहीं गया है। चाहे विलेज टूरिज्म हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हर्ब्स जो इस समय हम दोहन कर सकते हैं पहाड़ में, माइक्रो इंडस्ट्रीज हो, हर्ब से रिलेटेड इनको इंडस्ट्रीज वहां पे लगानी चाहिए। लेकिन नहीं, इस तरफ भाजपा कभी नहीं जाएगी और ये बोलेगी स्टूडियो में आके, चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में आके अपना पक्ष जब रखेगी, सुनिएगा, जब अपना पक्ष रखेगी यशी जी, तो कहेंगे लोग कि हम लोग 25 में अग्रणीय राज्य बना रहे हैं उत्तराखंड को। आप सोचिए यशी जी, कैसे पॉसिबल है? अगर आप स्ट्रांग विल को लिए हुए, अगर वाकई स्ट्रांग विल को लिए हुए अगर नहीं जा सकते हैं आगे, अगर वाकई पर्वतीय क्षेत्र में आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है जिस वजह से पृथक राज्य संभव है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर सरकार 25वीं वर्षगांठ से पहले राज्य को अग्रणी राज्य बनाना चाहती है तो बताइए ये संभव है कि नहीं है? सुनिएगा यशी जी, 2000 सुनिएगा यशी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2002 और 7 के बीच का जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल था, सुनिएगा यशी जी, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया उत्तराखंड में, सिडकुल लाया गया। सुनिएगा, जितना फार्मास्यूटिकल है पूरा तिवारी जी की देन है। अगर कहीं मैं मानता हूं इन 24 वर्षों में, तो तिवारी जी ने 2002 और 7 के बीच में उत्तराखंड को खड़ा करने का कार्य किया, और 12 और 17 के बीच में जो कार्य कांग्रेस पार्टी का था, निश्चित रूप से हम लोग इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े। पारंपरिक खेती में, पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े। विलेज टूरिज्म में गांव को हाइजीन बना के, वाकई टूरिस्ट आना चाहता है वहां पे। यशी जी, अगर इनको ग्रोथ बढ़ानी है, अगर इनकम ऑफ सोर्सेज रेज करने हैं, तो उस हाइजीन बना के उस गांव को उसी परिवेश में। लेकिन गिरिराज जी, विपक्ष को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। अगर वो विकास करने जाते हैं तो आपको उसमें भी तो प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली चीजें चले, तो भाई बीजेपी का भी तो अपना कुछ एजेंडा है, उनकी भी तो अपनी कुछ प्रिपरेशंस, अपनी कुछ तैयारियां हैं। अगर सुनो आप, अगर ये लोग विकास की तरफ बढ़ते हैं, सुनिएगा, अगर ये लोग वाकई इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे जो प्रोग्राम मैंने बताए, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी इनको अप्रिशिएट करने का कार्य करेगी। और सुनिएगा यशी जी, एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट, कि जो आपने किया अगर वो उसको आगे बढ़ाएंगे देन यू अप्रिशिएट, लेकिन उनका जो एजेंडा है या उनके जो काम है, आप उनको भी तो अप्रिशिएट करिए थोड़ा बहुत।
यश जी सुनिएगा, एप्रिसिएशन तब मिलेगी जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे ना। आप जब इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, जो मैंने 2 और 3 चीजें आपके बीच में रखी हैं, विलेज टूरिज्म की बात रखी, हॉर्टिकल्चर की बात रखी, इसमें अगर वाकई हम लोग एग्जाम्पल अगर यशवंत सिंह परमार को, हिमाचल को रखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो राइजिंग स्टेट है तो उसके पीछे जो मूल में कारण है कि वहां के विधायक, वहां के मंत्रीगण, वहां के मुख्यमंत्री जो परमार जी थे, उन लोगों ने सशक्त बनाने का थोड़ा सा होल्ड ऑन करिएगा, मैं जरा ध्यानी जी का फटाफट रुक कर लेती हूँ, उसके बाद वापस आता है। ध्यानी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। ध्यानी जी कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक तो मुख्यमंत्री जी जगह जगह पर नजर आते हैं या धरातल पर काम करते नजर आते हैं, उसमें भी लोगों को समस्या है। विपक्ष को लगता है कि हर जगह मुख्यमंत्री जी क्यों पहुंच जाते हैं, और जब वो नहीं पहुंचते, मुझे याद है कि जोशीमठ में शायद उनको पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी, तो यही विपक्ष के लोग पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। और फिलहाल मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में 2025 में खड़ा करने को लेकर मंशा साफ है उनकी, लेकिन उनके जो मंत्री हैं क्या वो उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, जहां तक पुष्कर सिंह जी का जो अभी तक का कार्य रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और ये आप ठीक कह रहे हैं कि वो जहाँ पे समस्याएं खड़ी होती हैं या जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण का है, बड़े ऊर्जावान नजर आते हैं और हर जगह खड़े रहते हैं। लेकिन मैं जैसे कि पूर्व में कहा कि राजनीतिक हम अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं तो हमें एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या जो प्रदेश की जटिल परिस्थितियां हैं उन समस्याओं के निदान के लिए, उनके निराकरण के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा। और उत्तर है नहीं। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि उस संगठन को अपने संगठनात्मक ढांचे के मजबूत बनाने के लिए और वहां बैठे हुए जो जीत कर आए हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उनको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट किसको किया जाए? इट विल बी ऑन द मेरिट, और जस्ट एक प्रतिनिधित्व देना है इसलिए आप एडजस्ट किया जाएगा। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर बोलूं तो केंद्र में जैसे हम देखते हैं कि एक के बाद एक रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत बुरे हालात, लेकिन रेल मंत्री जो है वो एडजस्ट हैं और हैं मजबूती से वहां पे स्थापित है। तो इट विल बी ऑन मेरिट और जस्ट फॉर एडजस्टमेंट पर्पज। मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी क्योंकि युवा हैं और एकाएक उनको मुख्यमंत्री का दायित्व मिला और बखूबी उसको निभा भी रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं जो ये शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि एक युवा मुख्यमंत्री उनको नेतृत्व प्रदान करे, और यही कारण है कि जो वो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता हूं कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदरणीय जितने भी यहाँ पर पैनल में बैठे हैं, जपेंद्र जी और थपलियाल जी तो बिल्कुल उस डिबेट का हिस्सा रहे हैं। हमने भू कानून पे, सख्त भू कानून पे यहाँ डिबेट की और लेकिन भू कानून लागू नहीं हुआ, समिति की सिफारिशें आ गई और मुख्यमंत्री जी के वर्डिंग्स हैं वो नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का आंदोलनकारियों से वायदा था कि 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक, और उन्होंने मंत्रिमंडल से पारित करवाया, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है इस क्षेत्र में, लेकिन राजभवन से वो उसको पारित नहीं करवा पाए, वो नोटिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे कुछ मूल निवास का ऐसा ही सवाल है। तो बारीकी से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिनको शायद मुख्यमंत्री चाहते हुए भी उनके दिल पे शायद है कि ये हम पारित करें, जिस तरीके के मैंने उनके मनोभाव देखे हैं और जिस प्रकार से उनको सुना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे घगाड़ किस्म के राजनीतिक भी हैं जो उनके कदमों को कहीं स्टॉल कर रहे हैं, और
ये जो स्टॉलिंग प्रोसेस है इसको मैनेज करने के लिए उनको मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ेगा और तभी सरकार शायद स्थायित्व की तरफ और बेहतर संचालन की ओर शायद बढ़ पाएगी। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मजबूरी खड़ी है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मनोज जी, देखिए, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो वो जनता के भले के लिए हो, ना कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए। फिलहाल आगे 2025 में जो अग्रणी राज्य की बात कही जा रही है वो कितना हो पाता है सक्सेसफुल, ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे नए चेहरों पर मोहर और मंत्री बनने की होड़। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि वो कौन से चेहरे होंगे ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।